हेलो एवरीवन, ये चैप्टर 5 का लास्ट पार्ट है। इसके अंदर हम ब्रिटिश पैरामाउंट्सी के बारे में देखेंगे, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के बारे में देखेंगे, सब्सिडरी अलाइंस क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, रिंग फेंस पॉलिसी क्या थी, और ब्रिटिश के जो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ क्या रिलेशंस थे, और एंग्लो टिबेटियन, एंग्लो अफ़गान सारे वॉर्स जो है हम कवर कर देंगे इसके अंदर। तो हमारा पहला टॉपिक है रिंग फेंस पॉलिसी का। तो जैसे कि हम जानते हैं 1773 में जो पहले गवर्नर जनरल जनरल बनते हैं बंगाल के, वो होते हैं वैरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। अब उस टाइम पर जो मेजर पावर्स थी इंडिया में वो तीन थी। एक थी मैसूर की पावर, दूसरी थी मराठा की पावर, और तीसरी थी हैदराबाद की पावर। ठीक है। और साथ साथ अफगान इन्वेडर्स का भी खतरा होता था नॉर्थ वेस्ट से, कि भाई ये अफगान लोग जो है आते रहेंगे। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि लेट से जो ए जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है, और सी जो है वो है मराठास, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है। तो और बी जो है कोई छोटी मोटी स्टेट है। अब बी जो स्टेट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी बड़े आराम से एक्वायर कर सकती है, लेकिन वो कर नहीं रही। क्यों नहीं कर रही? अब इसकी एक रीज़न है। मान लो अगर वो बी स्टेट एक्वायर कर लेती है तो उसकी बाउंड्री जो है सी स्टेट से टच हो जाएगी। अब ए और बी जो है मिलकर ए बन गए हैं, यानी कि ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन गए हैं, और सी जो है मराठास हैं। अगर ए और बी मिलके बन जाए तो भी वो सी का मुकाबला अभी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो एक बफर स्टेट बनाते हैं। जो बी नाम की जो स्टेट है वो बफर स्टेट है, उसको वो मिलिट्री सपोर्ट देते हैं, मिलिट्री सब्सिस्टेंस देते हैं, ताकि वो स्ट्रांग रहे और उसको कोई अनेक्स ना कर पाए। अगर सी ने उसको अनेक्स कर लिया या फिर ए ने उसको अनेक्स कर लिया तो बाउंड्री लाइन दोनों की टच हो जाएगी, और अगर बाउंड्री लाइन टच हो जाती है तो फिर इन्वेजन का खतरा रहता है। ठीक है। तो ये है रिंग फेंस पॉलिसी। ऐसे क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक तरह से बफर जोन बनाती है मेजर मिलिट्री पावर्स के बीच में। ठीक है। तो रिंग फेंस पॉलिसी में हम नेबरिंग जो स्टेट्स हैं हमारी, उनके फ्रंटियर्स को सेफ गार्ड करते हैं, ताकि हमारी जो टेरिटरी के फ्रंटियर्स हैं वो सेफ गार्ड हो सके। अब इसमें क्या होता है कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप उनको डरा धमका दो, बफर स्टेट जो है उनको बोल दो कि हमारी जो मिलिट्री का खर्चा है वो आप पे करोगे और आपको हम मिलिट्री प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका कुछ ना हो। वो तो ना समझ है, उनको क्या दिक्कत हो रही है। उनको लग रहा है कि हमारा जो है मुल्क जो है, हमारी जो स्टेट है बेसिकली वो बच रही है किसी और से इन्वेजन से, और हमें ब्रिटिशर सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और अब जो है जो मिलिट्री का खर्चा है और जिनके रहने खाने पीने का सबका खर्चा जो है वो बफर स्टेट ही उठाती है। इससे क्या होता है कि ब्रिटिशर्स की आर्मी का सारा खर्चा बफर स्टेट कर रही होती है, और वो अपनी आर्मी एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ऐसे पूरा एक सर्कल बना लेते हैं रिंग फेंस का। अलग अलग स्टेट्स को एनेक्स नहीं करते, वो बफर जोन्स बना लेते हैं। बफर जोन बनाकर वो एक सर्कल बन जाता है, उसको हम कहते हैं पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। ठीक है। आगे हम देखेंगे जब लॉर्ड वेलेस्ले आएंगे वो सब्सिडरी अलायंस बनाएंगे, जो कि रिंग फेंस पॉलिसी का एक एक्सटेंशन होता है। ठीक है। वैसे आपको मैं बता दूं कि 1757 से लेकर 1857 तक जितनी भी एनेक्सेशन हुई हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा अलग अलग स्टेट्स की, वो दो तरीके से हुई हैं। या तो वो कॉन्क्वेस्ट ऑफ वॉर करके, लड़ाइयाँ करके और जीत कर उनको, या फिर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स और डिप्लोमेसी के जरिए। हम देख चुके हैं मराठा, सिख, बंगाल और मैसूर को उन्होंने वॉर करके हरा दिया था, लेकिन बाकी जो स्टेट्स वगैरह हैं उनको वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म और डिप्लोमेसी के जरिए एनेक्स कर लेते थे। और अब जो हम आगे जो देख रहे हैं हम, वैरेन हेस्टिंग्स की रिंग फेंस पॉलिसी और वेलेस्ले का सब्सिडरी अलायंस, और एक और आई थी डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये तीनों हम कवर करेंगे। अब हम देखते हैं रिंग फेंस पॉलिसी का एक छोटा सा एग्जांपल। जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से जो था दुरानी या अफगानियों का इन्वेजन होता ही रहता था। तो बंगाल तो वैसे ही उन्होंने कैप्चर कर रखा था, वैसे ही एनेक्स कर रखा था वॉर करके। तो अब उन्होंने क्या करा, जो नवाब थे अवध के, उनको बफर स्टेट बना लिया। ठीक है। ताकि अगर कोई खतरा होगा तो नवाब जो है अवध के संभाल लेंगे, और उनको जो है मिलिट्री सपोर्ट्स वो प्रोवाइड करते थे ताकि उनको कोई अनेक्स ना करके लेके जा सके। ऐसे ही हम ये रिंग फेंस पॉलिसी को जब एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था तब वहां पर भी देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जो हैं कार्नेटिक को, पूरा जो कार्नेटिक रीजन था उसको वो एक तरह से बफर जोन की तरह ट्रीट करते थे। कार्नेटिक जोन हमने जब कार्नेटिक वॉर्स पढ़ा था तो वो हमने वहां डिस्कस करा था।
अब हम मराठों की बात करते हैं तो जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था जो 1775 में शुरू हुआ था, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग ने 1782 में उसको रोक दिया था। कलकत्ता काउंसिल ने उसको रोक दिया था। क्यों? क्योंकि उनकी कोई बफर जोन अभी बना नहीं था, और इस बिना उसके बनाए बफर जोन को अगर डायरेक्ट अटैक करते तो वो उनको हार मिल जाती। लेकिन बॉम्बे काउंसिल को कहाँ इतना समझ थी। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जब करा था, तब ईयर था 1803। 21 साल तक इन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने मैसूर को कब्जा कर लिया था और इनको जो है पूरा बफर स्टेट बना दिया था। तो ये थी रिंग फेंस पॉलिसी। अब बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ले की डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो अगर डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका रफ आइडिया आता है फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स के द्वारा। ड्यूप्लेक्स क्या करता था, इंडियन किंग्स को अपनी आर्मी देता था और बदले में उनसे रेंट लेता था। ठीक है, ये एक तरह से बेसिकली होम डिलीवरी, डोर टू डोर आर्मी स्टेप डिलीवरी करने वाला प्रोसेस था और बदले में उनसे किराया लेना था कि हमने आपको आर्मी दी, आप हमें पैसा दो। यही चीज़ रॉबर्ट क्लाइव ने अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी थी। जब बैटल ऑफ बक्सर हुई थी उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करी गई थी सुजाउद्दीन नवाब ऑफ अवध के साथ। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कहा कि हम आपकी जो आर्मी को प्रोटेक्ट करेंगे, सेफ गार्ड करेंगे, बदले में आप हमें पैसे देते रहना। तो रॉबर्ट क्लाइव की जो आर्मी है वो अब सुजाउद्दीन के पास नवाब ऑफ अवध के यहाँ रहेगी और उनको प्रोटेक्ट करेगी, उनको सेफ गार्ड करेगी और बदले में जो है वो लोग उनको पैसा देंगे। जैसे ही ड्यूप्लेक्स ने करा था वैसे ही रॉबर्ट क्लाइव ने करा। तो लेकिन जो मेजर जो डेवलपमेंट हुई थी डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस में, वो लॉर्ड वेलेस्ले के टाइम पर हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली जो थे बंगाल के गवर्नर जनरल बने 1798 से लेकर 1805 तक। लॉर्ड वेलेस्ली ने देखा कि इंडियंस में ना बहुत सारे रूलर्स हैं और ये लोग आपस में झगड़ते रहते हैं, और कुछ रूलर तो ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन वो अपने आप को सेफ गार्ड नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने अपना दिमाग चलाया कि क्यों ना मैं इनको अपनी आर्मी दूं और बदले में इनसे पैसा लेता रहूं, इससे क्या होगा, हमारे ब्रिटिशर्स का नाम भी बना रहेगा। तो फिर ये जो है अपनी क्या कहते हैं सब्सिडरी अलायंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने जगह जगह गए और उन्होंने बोला कि भाई आपके जो नेबरिंग किंगडम्स हैं वो आप पर हमला करने वाले हैं, अब आप बताओ क्या करोगे। तो वो डर जाते थे। तो फिर इनको बोलते थे कि यार आप हमारी हेल्प करो। तो फिर वो बोलते थे कि ठीक है हम हेल्प तो कर देते हैं लेकिन आप जो है डॉक्ट्रिन पे साइन कर दो और फिर हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे और बदले में आप जो है हमें पैसे देना। अब देखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस में जो क्या क्या कंडीशंस होती थी। पहला तो ये था कि इंडियन रूलर जो है ब्रिटिश आर्मी को पैसा देंगे और ब्रिटिश आर्मी जो है वो अपनी आर्मी का एक टुकड़ी जो है उधर भेजेगी, और तो और पैसे के साथ साथ वो उनका मेंटेनेंस भी पूरा करेंगे, उनका खाने पीने रहने का खर्चा सारा वो उठाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या था कि रूलर जो हैं वो किसी भी अदर रूलर के साथ ना तो वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं ना ही वो अलायंस कर सकते हैं, क्योंकि भाई उनका अपनी अपनी जान प्यारी है, तो इसलिए तो उन्होंने सब्सिडरी अलायंस करा है। और तीसरी जो है सबसे बड़ी वो थी कि वो यूरोपियंस में मतलब किसी और यूरोपियन कंट्री का कोई भी बंदा एम्प्लॉय नहीं कर सकते सिवाय सिर्फ ब्रिटिश के। तो अब नुकसान इससे किसको होना था, फ्रेंच को होना था, डच को होना था और पोर्तुगीज को होना था। और एक और चौथी कंडीशन वो थी कि जहाँ पर जो किंग थे और जो उनकी जो मंत्री वगैरह थे, जो भी अगर कोई मीटिंग वगैरह होती थी बाकी रूलर्स के साथ या किसी के साथ भी, तो उस मीटिंग में एक ब्रिटिश ऑफिशियल जरूर होना था। ये जो ऑफिशियल होता था इसे हम कहते थे ब्रिटिश रेजिडेंट। लेकिन इसकी भी एक बाउंड्री थी कि ये किसी चीज़ में उनसे इंटरफेयर नहीं करेगा। तो कुछ कुछ राज्य ऐसे भी थे जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस को साइन करने से मना कर रहे थे, और कुछ कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने एक सेकंड में उन्होंने हाँ कह दी। तो टीपू सुल्तान की बात करें तो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान को हरा के गोदियार को राजा बना दिया और गोदियार से डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस साइन करवा लिया। तो लगभग सारी ही स्टेट से ब्रिटिशर्स ने ये डॉक्ट्रिन जो है साइन करवा ली थी। हालात तो इतने बुरे थे कि ना ही स्टेट के पास अपनी सेल्फ डिफेंस की राइट्स थी, ना ही वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है मेंटेन कर सकते थे, और अगर किसी को एम्प्लॉय करना है, कोई फॉरेन एक्सपर्ट को एम्प्लॉय करना है, तो वो भी राइट जो है वो फॉरेनर से पूछ पूछ के करना पड़ रहा था। तो वो किंग की जो फ्रीडम थी ना वो सब छीन ली गई थी। अगर सबसे पहले देखें तो डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस हैदराबाद में साइन कर ली 1798 में, फिर तंजौर और मैसूर में 1799 में, फिर उसके बाद अवध में कर ली 1801 में, उसके बाद जो है पेशवा और मराठों को कर लिया, मराठा कॉन्फिडरेसी को कर लिया 1802 में, बाजीराव टू को सब्सिडरी अलायंस साइन करवा ली। उसके बाद भोसले जो है नागपुर के 1803 में, फिर होलकर खानदान लास्ट में आया था 1805 में, उससे पहले आए थे शिंडिया जो कि ग्वालियर के थे 1804 में।
इससे पूरे ऑल ओवर इंडिया में नॉर्थ टू साउथ जो है ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी फैला ली और यूरोपियंस को जो बिल्कुल खत्म कर दिया, और अब जो है सुप्रीमेसी जो है ब्रिटिशर्स के पास है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का वाइड स्केल इंटरप्रिटेशन करा था लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से लेकर 1856 तक जो गवर्नर जनरल रहे थे। तो जब लॉर्ड डलहौजी इंडिया आए थे ना, तो उन्होंने देखा कि यहाँ 3 तरह की स्टेट्स हैं। पहली है फ्री स्टेट, दूसरी है प्रोटेक्टोरेट स्टेट और तीसरी है डिपेंडेंट स्टेट। प्रोटेक्टोरेट स्टेट जो है जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस में प्रोटेक्शन ले रखी है ब्रिटिशर्स से, ठीक है, और दूसरी है जो कठपुतलियों की तरह पपेट की तरह काम कर रही है, और तीसरी जो है फ्री स्टेट्स हैं जिन्होंने अभी तक ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर रूल नहीं करा अभी तक, ठीक है। तो वो आते हैं तो वो देखते हैं कि अब क्या करते हैं, वो डिपेंडेंट स्टेट के साथ और प्रोटेक्टोरेट स्टेट के साथ अलग अलग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंप्लीमेंट करते हैं। हमारे यहाँ ना पुराने समय से चला आ रहा था कि क्या होता है कि अगर कोई राजा या फिर कोई नवाब जो है ना, जिसकी खुद की संतान नहीं होती राज करने के लिए, तो वो जो है बच्चे अडॉप्ट कर लेते थे और उनको फिर राजा घोषित कर देते थे। इससे वंश आगे बढ़ जाता था। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है डिपेंडेंट स्टेट्स पे कैसे लगी कि अगर कोई राजा या कोई नवाब जो है अगर कोई बच्चा अडॉप्ट करेगा, तो जो बच्चे की जो प्रॉपर्टी होगी वो सिर्फ राजा या नवाब की पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, ना तो उसको किंग का टाइटल दिया जाएगा, ना हम उसको राजा घोषित करेंगे, ना उसको कोई पेंशन देंगे। और वो जो आपका प्रोविंस होगा, जो आपका स्टेट होगा, वो अब ब्रिटिश की टेरिटरी में आ जाएगा और वो ऑटोमेटिकली अनेक्स हो जाएगा। रही बात प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स की, तो वहां पर क्या होता था कि केस टू केस बेसिस पर देखा जाता था अंग्रेजों के द्वारा, बेसिकली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, कि इसको जो है राजा घोषित करा जाए या ना करा जाए। चांसेस तो यही थे कि इसकी एनेक्स कर ली जाएगी प्रॉपर्टी और उसको नहीं घोषित करा जाएगा। पर अगर कहीं कहीं ऐसा लगता था ब्रिटिशर्स को कि यहाँ पे हमारा फायदा है, कोई बेनिफिट वगैरह है, तो फिर वो सोच लेते थे एक बार। तो जो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आई थी, तो सबसे पहली जो स्टेट अनेक्स हुई थी वो थी सतारा। सतारा जो है महाराष्ट्र की एक जगह थी, जो कि छत्रपति साहू जी के द्वारा बनाई गई थी 1674 में। और जब ये अनेक्स हुई थी तब इसको गवर्न कर रहे थे राजा शाहजी भोसले। राजा शाहजी भोसले की कोई संतान नहीं थी, तो जब उन्होंने अडॉप्ट करा उसका बच्चा, तो ब्रिटिशर्स ने उन्होंने बोला कि यहाँ पर इस जो अडॉप्शन है इसमें कोई इरेगुलरिटीज हैं और ऐसे अडॉप्शन के बेसिस पे हम इस बच्चे को राजा नहीं घोषित करेंगे। तो ऐसे सतारा जो है 1848 में जो है पहली बार अनेक्स कर दी गई थी लॉर्ड डलहौजी के गवर्नेंस के अंदर। इसी के बाद आया 1849 में जयपुर और संबलपुर को भी अनेक्स कर लिया गया था। और इसी तरह ही पंजाब के एक छोटे से रीजन बाहत को भी 1850 में अनेक्स कर लिया गया था। उसके बाद आई 1853 में झांसी, जो रानी लक्ष्मीबाई की जो है उन्होंने अडॉप्ट करा था, लेकिन ब्रिटिशर्स जो है मान नहीं रहे थे और फिर बाद में रानी लक्ष्मीबाई को छोड़ के जाना पड़ा था महल। और नागपुर में 1854 को अनेक्स कर लिया गया था। बाद 1856 में लॉर्ड डलहौजी जो है लंदन चले गए इंडिया को छोड़ के, लेकिन जो उनकी डॉक्ट्रिन्स थी वो वहीं की वहीं रही, जिसकी वजह से जो है इंडिया में गुस्सा पूरा भड़क गया था लोगों के बीच में। और फिर 1857 में आता है ग्रेट इंडियन रिवोल्ट। ग्रेट इंडियन रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उसकी एक रीजन यही थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लेकिन 1859 में ब्रिटिश राज जब हुआ तब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटा दिया गया था। तो अब पढ़ते हैं ब्रिटिशर्स के नेबरिंग कंट्री के साथ रिलेशन, जिसके अंदर हम भूटानी, नेपाली, बर्मीज, तिबेतियन, अफगान, इन चारों के रिलेशन पढ़ेंगे और इनके जो वॉर हुए थे वो भी देखेंगे। एंग्लो भूटानी रिलेशंस की बात करते हैं तो इसकी कहानी शुरू होती है 1826 से। असम ऑक्यूपाई कर लेते हैं अंग्रेज लोग, ठीक है, और भूटान जो है वो बिल्कुल साथ में लिंक्ड था, माउंटेन स्टेट है दोनों, राइट। तो कई सारी रेड होती रहती थी भूटानियों की, असम में बार बार घुस जाते थे, बहुत परेशान करते थे अंग्रेजों को। हालांकि अंग्रेज लोग इनसे इतना मतलब, तो ऐसी क्या होता है 1863 और 1864 में लॉर्ड एल्गिन का ना कॉन्वॉय निकलता है, जिनके साथ बहुत बुरी तरीके से ट्रीटमेंट ये लोग करते हैं भूटानी लोग। बार बार एक दो अंग्रेज़ों को भी मार देते हैं ये लोग, ठीक है, और घुस जाते हैं अपना आसाम के अंदर। तो इनके पास ना पासिस होते हैं जो आसाम में घुसने के लिए हेल्प करते हैं इनकी, और ब्रिटिशर्स को वो पासिस की ज़रूरत होती ताकि कभी भूटानियों पर अटैक करना हो, अनेक्स करना हो तो काम आएंगे वो। तो क्या करते हैं, अब 1865 की बात है, भूटानियों को फोर्स करते हैं कि भाई अंग्रेज़ लोग लड़ते हैं इनसे, फिर उनको सरेंडर करना पड़ता है, और उनको क्या करते हैं कि उनसे पासिस मांग लेते हैं और बदले में उनको बोलते हैं कि हम आपको सब्सिडी वगैरह दे देंगे। और जिस डिस्ट्रिक्ट में वो सरेंडर करते हैं वो एरिया वैसे भी पॉपुलर होता है, वहाँ पे टी गार्डन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और टी जो है अच्छा एक तरह से ट्रेडिंग का प्रोडक्ट है, एक्सपोर्ट करने का प्रोडक्ट है। और अंग्रेज़ों को तो ब्रिटेन में वैसे भी टी ज़्यादा यूज़ कंज्यूम करी जाती है,
तो उनके लिए एक तरह से कोई बुरी डील नहीं होती है। तो फिर वहाँ से वो डिस्ट्रिक्ट को अनेक्स करके टी प्रोडक्टिविटी वहाँ पर इनकी हो जाती है और भूटानियों का यहाँ पर काम ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा भूटानियों के बारे में आपको कुछ नहीं जानना। तो अब बात करते हैं हम अपना एंग्लो नेपाली रिलेशंस के बारे में। तो नेपाली रिलेशनशिप को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं गोरखा के बारे में। गोरखा, गुरखाज एक ही जैसे हैं, ठीक है। गोरखा बेसिकली सोल्जर्स है, एलीट क्लास है सोल्जर्स की, बहुत ही नीडर, बहुत ही लॉयल, बहुत ही और बिना और डरते नहीं है किसी चीज़ से ये, ठीक है। काफ़ी बहादुर सोल्जर्स हैं ये। और इनकी एथनिसिटी जो है नेपाली है, मतलब बेसिकली नेपाल की नेशनैलिटी है इनकी, लेकिन इंडियंस में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। असम साइड में भी आपको गोरखा देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो है अलग अलग आर्मी में रिक्रूटेड है, ब्रिटिश आर्मी में है, नेपालीज आर्मी में है, इंडियन आर्मी में है, गोरखा कंटिजेंट सिंगापुर में है, और गोरखा रिजर्व यूनिट ब्रुनाई में है, और यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भी गोरखा हैं, और कई सारे वॉर जोन्स जो हैं अराउंड द वर्ल्ड, वहाँ पर गोरखा का आपको नाम देखने को मिल जाएगा। ये भी कहा जाता है कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें भी गोरखा लोगों ने पार्टिसिपेट करा था वॉर में। तो अगर इनकी आपको शुरुआत बताऊं तो इनकी शुरुआत होती है चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ के जो राजा थे वो थे ऋषिराज राणा, ठीक है। उनके सक्सेसर थे फतेह सिंह राणा। उनकी फतेह सिंह राणा की बीवी से शादी करना चाहते थे अकबर। तो जो फतेह सिंह राणा है उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि भाई मुसलमान है और अलग रिलीजन है, तो हम तो ऐसी शादी नहीं करवा सकते, और वैसे भी मुसलमानों से तो थोड़ी सी लड़ाई चल रही है। तो अकबर को आया गुस्सा, अकबर ने कर दिया वॉर। तो वहाँ से जो लोग भाग के गए थे बाहर, तो वो ये कम्युनिटी थी, वो बाद में गोरखा बने। बता तो उसके बाद एक किंग थे, किंग यशो ब्रह्मा शाह, ठीक है। उनके प्रिंस थे, उनके जो बेटे थे, सेकंड सन थे बेसिकली द्रव्य शाह, ठीक है। वो लमजुंग किंगडम के थे। लमजुंग किंगडम की बात है 1559 की बात है ये। कंदक नाम की जगह थी नेपाल में, उनको रिप्लेस कर दिया, कंदक के चीफ को रिप्लेस कर दिया और वहाँ पर अपना किंगडम एस्टैब्लिश करा, और ये बनते हैं फिर गोरखास। उसके बाद 1769 की बात करते हैं। पृथ्वी नारायण शाह जो थे वो थे किंग ऑफ गोरखा, और उन्होंने ही मॉडर्न किंगडम ऑफ नेपाल का फाउंडेशन करा था। ऐसे गोरखा जो है तीन चीज़ों में उसका टर्म जो है यूज़ हो रही है। पहले तो सोल्जर्स के लिए, दूसरा जो है अपना सिटी के लिए जो नेपाल में है, और तीसरा जो है वहाँ के जो लोग हैं वहाँ वो भी गोरखाज होंगे, ठीक है। ये बात याद रख लेना। तो एक और बात बता दूं कि यही पृथ्वी नारायण शाह ने हिमालयन किंगडम को एनविसेज करना शुरू कर दिया था। नेपाल से लेकर कश्मीर को वेस्ट में, जो कश्मीर का जो वेस्ट वाला इलाका है वो वाला इन्होंने एनविसेज करना शुरू कर दिया था वहाँ पे। और गोरखास ने बेसिकली ईस्टर्न नेपाल जो है कॉन्कर कर लिया था सारा का सारा 1773 तक। 1788 तक इन्होंने क्या करा, सिक्किम के जो वेस्टर्न पोर्शन है वो अनेक्स कर लिया था, दार्जिलिंग वार्जिलिंग इन्होंने अनेक्स कर लिया था, ठीक है। काली रिवर थी बेसिकली, काली रिवर तक का जो भी वेस्ट का इलाका सारा वो इन्होंने कॉन्कर कर लिया था। 1796 में चाइनीज़ ने इनको हराया और गोरखा को तिब्बत में जाके पटक दिया, ठीक है। और फिर ये जो है वहाँ से हिमाचल के जो पहाड़ी है वहाँ पर हॉल्ट करने लग गए थे। तो उसके बाद जब वो हिमाचल आए तो उन्होंने बेसिकली कुमाऊं वाला इलाका और गढ़वाल वाला इलाका, गढ़वाल बेसिकली आपका देहरादून, उत्तराखंड, टेहरी, ठीक है, हरिद्वार, गढ़वाल, ठीक है, ये सारा इलाका है, वो गढ़वाल वाला इलाका सारा का सारा, और कुमाऊं, नैनीताल जो है, और ये सारा जो पूरा इलाका है वो कवर कर लिया था, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद गए वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में उनका बुलावा आया वहाँ पर, और उनको भी उन्होंने एक्वायर करना था, लेकिन उसकी एक स्टोरी है तो मैं वो आपको बताता हूँ। तो कहानी शुरू होती है एक राजा से। राजा का नाम था राजा राम सरन सिंह, ठीक है। ये हिंदूर के राजा थे जो अभी हिंदूर नालागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश में। इस राजा के पास ना 12 ठकुराइयाँ थी, लेकिन इसके जो रिलेशनशिप थे अगर वो देखें तो राजा करम प्रकाश के साथ बिल्कुल ठीक नहीं थे। अब राजा करम प्रकाश जो थे वो सिरमौर के राजा थे। अब क्या होता है, राजा राम सरन सिंह जो हैं वो इंटरनल अफेयर्स में घुस जाते हैं सिरमौर के, और बार बार जो है कोशिश करते रहते हैं कि अपना कब्जा यहाँ पर बना ले। तो अब राजा पता क्या करता है, राजा राम सरन सिंह जो है राजा करम प्रकाश के छोटे भाई रतन सिंह को भड़काता है कि तुम्हारा गद्दी पे तुम्हारा राज होना चाहिए, तुम इनसे रिवोल्ट करो, तुम इनसे वॉर करो और जीतो। तो रतन सिंह जो हैं अब राजा करम प्रकाश के साथ युद्ध करते हैं, और युद्ध में जो है वो सोचते हैं कि राजा करम प्रकाश की मृत्यु हो गई है, लेकिन राजा करम प्रकाश के जैसा दिखने वाला बंदा चोलू मियाँ, उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन राजा करम प्रकाश जो है बच जाते हैं।
और राजा कर्म प्रकाश जो है भाग जाते हैं वहाँ से। सबको लगता है कि भाई राजा कर्म प्रकाश की मृत्यु हो गई है, तो अब जो रतन सिंह है वो बन जाते हैं नए राजा और रूल करने शुरू कर देते हैं अपना। अब राजा कर्म प्रकाश जो है वो पहुंच जाता है अमर सिंह थापा के पास, जो कि एक एबल रूलर हैं, ठीक है। ये जो हैं कमांडर हैं इनके गोरखा कम्युनिटी के। अमर सिंह थापा की एक और बात ये भी थी कि इनको लिविंग लाइन ऑफ नेपाल भी कहते थे लोग। तो अमर सिंह थापा ऐसे तो नहीं जाते, खैर वो अपने इन्फीरियर को भेजते हैं, भक्ति थापा को। वो जाता है पहले, और वो हिंदूर का राजा जो था राजा राम शरण सिंह, वो बहुत ज़्यादा वो भी पावरफुल है, तो वो जो है उनको हरा के वापस भेज देता है। अब अमर सिंह थापा जो है अपनी फोर्स पूरी लेकर वहाँ पर जाते हैं और हिंदूर के राजा पे आक्रमण कर देते हैं पहले। तो ये बात जो थी वो 1804 की थी, ठीक है। थापा की आर्मी जो थी कुमाऊं में रह रही थी, उसके बाद उन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं के एरियाज जो थे कॉन्कर कर लिए थे। अब जो गोरखा लोग थे इन्होंने ना ही सिर्फ हिंदूर के राजा राम शरण सिंह को हराया, बल्कि जितने भी ठकुराई थी इनकी सारी की सारी इन्होंने कैप्चर कर ली, और शिमला जो थी बेसिकली स्टेट ऑफ शिमला हिल्स थे वो भी इन्होंने कैप्चर कर लिए। तो यहाँ से बनता है अब गोरखा एम्पायर पूरा का पूरा। अब जैसे ही बाबर आया था हमारे यहाँ, वो वापस नहीं गया था अपनी जगह पर, ऐसे ही अमर सिंह थापा जब आए वो भी ये वहीं सेटल हो गए, ये वापस गए नहीं, ठीक है। 1802 से लेकर 1814 तक पूरा काफ़ी बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने अपने अंडर कर लिया था। और उसके बाद जो है ब्रिटिश गोरखा वॉर शुरू होती है, वो हम आगे जो है डिस्कस करेंगे। अब जो है राजा राम शरण सिंह भी कहाँ चुप रहने वाले थे, तो वो भी चले गए। वो गए कांगड़ा स्टेट में महाराजा संसार चंद के पास, और उन्होंने बोला कि चलिए हम जाते हैं अमर सिंह थापा के ऊपर आक्रमण करेंगे। अब थोड़ा सा महाराजा संसार चंद के बारे में भी जानना जरूरी है यहाँ पे। अब जो महाराजा संसार चंद थे ये बहुत ही एम्बिशियस बंदे थे। 10 साल की उम्र में ये जो है गद्दी पर बैठ गए थे, और इनका जो रीन था वो गोल्डन एज थी कांगड़ा स्टेट की। इनका ये मानना था कि जो कांगड़ा है सारा का सारा वो इन्हीं का ही है, और इनके पूर्वजों को ये था कि सपना था कि हमारा जो राज्य है वो सबसे बड़ा राज्य हो, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने क्या करा, अब ये सपना पूरा करने के लिए ये एक के बाद एक जो है टेरिटरी एक्वायर करते गए। 1786 में इन्होंने क्या करा, कांगड़ा फोर्ट पे अटैक करा था बेसिकली, जो जय सिंह के कब्जे में था। जय सिंह जो थे बटाला से थे, ठीक है। उसके बाद 1794 में जो राजा राज सिंह थे चंबा के, वो उन पर उन्होंने आक्रमण करा था, और राजा राज सिंह की वहीं पर मृत्यु हो गई थी। और वहाँ का जो फर्टाइल एरिया है रीलू जो है चंबा का सबसे फर्टाइल एरिया है, वो भी इन्होंने एक्वायर कर लिया था 1794 में। इसके बाद सन 1792 के अंदर वो चौमुखी फोर्ट था, एक नदौन का एरिया है वहीं पर ही कांगड़ा के यहाँ पे। तो वहाँ पर ये 12 साल तक मंडी के जो राजा थे, मंडी के राजा ईश्वरी सेन को वहाँ पर ये प्रिजनर की तरह रखते हैं। अब इन महाराजा संसार चंद पे पैसा बहुत था, जब ये सूट पहनते थे अपना, वो जो पूरा आउटफिट जो होता है इनका, ये पूरा सोने का था, बहुत पैसा था इनके पास। और बात अगर हम आगे अगर टेरिटरीज़ की बात करें तो कुल्लू के राजा के साथ भी इनकी ट्रीटी बनी हुई थी। कुल्लू भी इनके कब्जे में ही था। क्या था, इनके जो पिताजी थे महाराजा घमंड चंद, ठीक है, उन्होंने मतलब जो इनके एंसेस्टर्स थे उन्होंने साइन करी थी ट्रीटी कि हम आपके साथ एलिजेंस रखेंगे, हम वॉर आपके साथ नहीं करेंगे, लेकिन आपका जो एरिया वो हमारा ही एक तरह से। फिर लाहौल स्पीति पर भी इन्होंने अपना कब्जा कर रखा था, वहाँ से इनका एनुअल रेवेन्यू आता रहता था, और वो बहुत ही छोटे मोटे रूलर थे वहाँ के, तो वो भी इन्हीं के अंडर ही थे। उसके बाद कुतलेहार की जो स्टेट थी वो भी इन्होंने कम्प्लीटली एनेक्स कर ली थी, और वो जो है जो राजा था उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया था। इसके बाद उन्होंने बिलासपुर की जो स्टेट थी वो भी एनेक्स कर ली थी। क्या था, जो सतलुज नदी का जो लेफ्ट बैंक वाला इलाका था ना, वो भी इन्होंने एक्वायर कर लिया था। तो वहाँ पर सबसे बड़ा फ्रंटियर जो उन्होंने फोर्ट जो है वो बनाया था, बिलासपुर में ही बनाया था महाराजा संसार चंद्र ने। तो ऐसे जो है जनता, ये जो लोग हैं, काफ़ी लोग इनसे परेशान थे कि भाई एक के बाद एक टेरिटरी एक्वायर करते जा रहे हैं ये लोग। तो इससे हम देख सकते हैं कि महाराजा संसार चंद जो है वो भी काफ़ी पावरफुल राजा हैं। तो अब देखो अब क्या होता है, 1805 की बात है। तो एक राजा थे महान चंद, वो भी बिलासपुर के थे। तो वो क्या करते हैं, वो इकट्ठा करते हैं, कैलोन के राजाओं को करते हैं, मंडी के राजा करते हैं, चंबा के राजाओं को करते हैं, ठीक है। तो ये जाते हैं अमर सिंह थापा के पास कि भाई आपने हम सारे आपके साथ हैं, आपने महाराजा संसार चंद पे अटैक करना है। तो चंबा दल के जो वो होते हैं लीडर होते हैं, वो होते हैं वजीर नाथू जो है अमर सिंह थापा को पूरी फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। तो अब अमर सिंह थापा जो है कांगड़ा से अटैक करते हैं 1805 में 40,000 सोल्जर्स को लेकर, और महाराजा संसार चंद की हालत बुरी कर देते हैं। 1806 में एक जगह है महल मोरियन याद करना, नडौन और सुजनपुर का इलाका बेसिकली, और अमर सिंह थापा की यहाँ पे जीत होती है, और जो महाराजा संसार चंद है वो भाग जाते हैं अपने कांगड़ा फोर्ट में, छुप के रहने लगते हैं,
ठीक है। तो अब उनके यहाँ अनाज वनाज तो पूरा होता है और गोरखा जो है वो उनके टेरिटरी के बाहर जो है पूरा घेरा लगा देते हैं। लेकिन अभी महाराजा संसार चंद जो है वो सेफ़ है। लेकिन क्या होता है कि 1-1.5 साल तक जो है वो धीरे धीरे चीज़ें मिसयूज़ होने लग जाती हैं और अब तो उनको लगता है कि भाई मदद की ज़रूरत तो है ही है। तो महाराजा संसार चंद जो हैं वो उनको लगता है कि भाई मेरा कांगड़ा फोर्ट ये लोग कैप्चर ना कर ले, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो फिर वो जाते हैं अपना इन महाराजा रंजीत सिंह के पास। महाराजा रंजीत सिंह जो है उनके जो रिलेशंस थे महाराजा संसार चंद के साथ वो थोड़े से गलत थे, मतलब वो इतने ठीक नहीं थे, फिर भी वो हेल्प के लिए जाते हैं वहाँ पर। तो महाराजा रंजीत सिंह सोचते हैं कि यार अगर मैं इनकी मदद ना करूँ ना तो गोरखा लोग फिर नीचे आ जाएंगे अपनी टेरिटरी एक्वायर करने, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो मान जाते हैं। फिर ट्रीटी साइन होती है महाराजा रंजीत सिंह और महाराजा संसार चंद के बीच में। ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी 1809 की साइन हो जाती है। ठीक है। अब महाराजा रंजीत सिंह ने क्या बोला कि देखो अगर हम जीत गए, ठीक है, तो कांगड़ा फोर्ट जो होगा वो हमारा होगा। तो दोनों ने कहा कि ठीक है आप ही का होगा और क्या कर सकते हैं हम। तो क्या होता है कि महाराजा रंजीत सिंह मान जाते हैं और अमर सिंह थापा हार जाते हैं, क्योंकि भाई महाराजा रंजीत सिंह है वो छोटे मोटे वो राजा धोनी है। तो अब एक और बात आपको बता दूं, कांगड़ा फोर्ट पर कोई राज नहीं कर पाया महाराजा रंजीत सिंह के काल तक, ना ब्रिटिशर्स ना गोरखा ना कोई और, किसी के बस की नहीं थी कि कांगड़ा फोर्ट को वो एक्वायर कर ले जब तक महाराजा रंजीत सिंह था। उनकी डेथ होती है 1839 में। 1839 के बाद जो है वो फिर कांगड़ा फोर्ट किसी और के पास आता है। तो गोरखा लोग तो वहाँ से चले गए। तो 1809 में जो है वो बागल के जो राजा थे राजा जगत सिंह उनके साथ युद्ध करते हैं, उनको हटा देते हैं और अर्की में जो है बेसिकली अपना पैलेस बना लेते हैं, वहाँ पर उनकी एस्टैब्लिशमेंट हो जाती है। उसके बाद जो है बागल के बाद वो जितने भी नेबरिंग हिल स्टेट्स हैं उनको वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। 1808 तक उन्होंने कई सारे एरिया जो है यमुना और सतलुज के आसपास के जो पोस्ट है वहाँ पर फोर्टिफाई कर ली थी, अपनी जगह बना ली थी। हालांकि ये जो बंदे हैं ये बहुत ही रूथलेस हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रूअल और ब्रूटल लोग हैं ये। इनके अगर आप जो सोसाइटी है वो उन्होंने फोक सॉन्ग्स लिखे हुए हैं इनके ऊपर, और वो जो लिखते हैं वो वहाँ पर डर है उनकी बातों में कि कितना दहशत का टाइम था जब ये लोग राज कर रहे थे हमारे ऊपर। फिर 1810 में अमर सिंह थापा कई और जगह भी ले लेता है, नालागढ़ ले लेता है, जुब्बा ले लेता है, पुंडेर और धामी ले लेता है, ऐसे कई सारे एरिया ले लेता है वो। 1811 में अमर सिंह थापा जो है वो और एडवांस हो जाता है और नगाना फोर्ट जो है वो कैप्चर कर लेता है ठाकुरों से, पलसन के जो ठाकुर है उनसे वो नगाना फोर्ट ले लेता है। उसी के बाद अमर सिंह थापा जो है राजा उगर सिंह को हरा देता है बुशहर जो है काफ़ी बड़ा एरिया था, ठीक है। उसके उनकी जो रानी होती है वो उनके बच्चे को लेकर भाग जाती है और फिर बाद में 1814 में आती है वापस, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कभी। तो उसके बाद वो थियोंग, बलसन, रामपुर, कोटगढ़, जुब्बल बहुत सारे एरियाज जो है कवर कर लेते हैं। अब बात करते हैं ब्रिटिशर्स का कहाँ से रोल आता है। भाई ब्रिटिशर्स देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ गोरखा लोग जो है बड़ी ज़्यादा एक्सपेंशन करे जा रहे हैं अपनी और स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि अब ये धीरे धीरे नीचे आना शुरू कर देंगे। तो ब्रिटिशर्स जो है एक रीज़न ये होता है कि इनको अब अनेक्स करना पड़ेगा, ये पावर में आते जा रहे हैं, पावर हमें पसंद नहीं है। उसके बाद जो है वो चाहते हैं कि वो अपना ट्रेड जो है बढ़ाएं, ट्रेड रूट बढ़ाएं रामपुर, लद्दाख और तिब्बत से, लेकिन जिनके पासेस जो है वो गोरखा के अंडर थे, तो एक और रीज़न ये भी हो गया। तीसरा जो था मौसम बड़ा अच्छा था यार, और अंग्रेज़ों का जो मौसम था वो हिली और मतलब उनको ठंड पसंद है, और इंडिया में वो गर्मी वगैरह मिलती है तो वो रह नहीं पाते, तो लैंड एरिया उनको ज़्यादा सही अच्छा नहीं लग रहा, हिली एरिया उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जैसे शिमला में भी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से रहे थे। और उसके बाद जो टेराई था, टेराई का जो लैंड था वो काफ़ी फर्टाइल भी था, रेवेन्यू भी अच्छा हो सकता था वहाँ पे, और सेटलमेंट भी काफ़ी अच्छी हो सकती थी। तो 1813 में एक और बात है कि नीचे आने लगे थे अमर सिंह थापा, इन्होंने पंजाब के एरिया सिरिंध में भी कई सारे विलेजेस कैप्चर कर लिए थे, 6 विलेज इन्होंने ले लिए थे, जिसमें से 2 जो थे वो ब्रिटिश सिक्स के कंट्रोल के अंडर थे अभी। तो यहाँ से उनको लग गया कि भाई ये तो अब करना पड़ेगा वॉर। अब वॉर शुरू होता है गुरखास और ब्रिटिशर्स के बीच में। तो डेट होती है 31 अक्टूबर 1814। ब्रिटिश जो है पूरा ऑफिशियली डिक्लेयर कर देते हैं कि अब हम जो है वॉर कर रहे हैं गोरखाओं के साथ, और जो बाकी जो हिल के लोग हैं उनकी मदद भी उनको मिल जाती है, ठीक है। तो 1 साल 8 महीने 3 दिन इस टाइम पीरियड में सारा काम खत्म हो जाता है, ये लोग जीत जाते हैं। कौन? अंग्रेज लोग,
ठीक है। ब्रिटिशर्स जो है नालागढ़ को कैप्चर कर लेते हैं 5 नवंबर 1814 को, और तारागढ़ फोर्ट को भी साथ में कैप्चर कर लेते हैं। ब्रिटिशर्स ने नाहन भी ऑक्यूपाई कर लिया होता है 25 दिसंबर 1814 को। और जो हिल के जो लोग हैं, हिल के जो खासकर चीफ्स थे, जो छोटे मोटे रूलर्स थे, उनकी मदद जो है ब्रिटिशर्स ने को मिल गई थी। उन्होंने बोला था कि अगर आप हमारी मदद करोगे गोरखास को हराने में, तो हम आपको जो है आपका राज्य दे देंगे, थोड़ा बहुत आपको मदद कर देंगे, हम एक दूसरे के काम आने चाहिए। फिर उनको जो है सनद दे दी गई थी थोड़ी थोड़ी, और वो एरिया भी अब ब्रिटिश प्रोटेक्शन में आ गया था। मतलब टोटल वही सब्सिडरी अलायंस वाली बात हो गई थी, ठीक है। और मेन कमांड जो थी वो थी डेविड ऑटरलोनी के द्वारा और मेजर जनरल गिलिस्पी के द्वारा इस टाइम पर खासकर। और गुरखा के कमांडर थे बाला बहादुर थापा, जो कि वो देहरादून में थे, और उनके पास कलिंगा फोर्ट की पोजीशन पड़ी हुई थी। और गिलिस्पी ने अटैक करा और वहाँ पर उनको जीत मिल गई। ऐसे एक के बाद एक जो है ब्रिटिशर्स जो हैं वो एरिया सारा एक्वायर करते जाते हैं। जनवरी 1815 में अर्की पर अटैक हो जाता है। अमर सिंह थापा जो है मलोन पहुँच जाते हैं। फिर जोरजरी, रामगढ़, तारागढ़ फोर्ट तो वैसे ही उन्होंने ले लिया होता है। उसके बाद जो है 12 मार्च 1815 को गुरखा का एक वॉर होता है सराहान में, ठीक है। सराहान में भी उनको बहुत ज़्यादा बुरी हार मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे हैं। बुशहर के राजा और राजा रामचरण सिंह हिंदूर के, राजा कल्लौर के राजा, ठीक है, ये और सब जगह से ब्रिटिशर्स को सपोर्ट मिल रहा है, तो ब्रिटिशर्स की जीत तो होनी है। तो ऐसे ही क्या होता है कि 16 जनवरी 1815 में रामगढ़ का जो फोर्ट था, जहाँ पे अमर सिंह थापा था, वहाँ पर उनको भी कंपेल करता है कि वहाँ से भी एवैक्यूएट करो। फिर उसके बाद जो है मलोन का फोर्ट, जहाँ वो बड़ी खास बात है। मलोन का फोर्ट में क्या होता है कि भक्ति थापा जो थे, जो अमर सिंह थापा के इन्फीरियर थे, वो बहुत ही ब्रेवेस्ट ऑफिसर थे। और ऑटरलोनी ने उनको टारगेट करा और वहाँ पर उनकी मौत हो गई थी मलोन के फोर्ट में। फिर ऐसे ही जो रणजोर सिंह थापा हैं, उनकी भी मौत हो गई थी। फिर क्या होता है कि मेन डेट आती है 28 नवंबर 1815, जब अमर सिंह थापा को ऐसे हालात हो जाते हैं कि उनको सरेंडर करना ही पड़ता है। भाई उनके पास ना फाइनेंशियली हेल्प है, ना कोई फिजिकली हेल्प कर रहा है उनको, नंगे पैर वो लड़ रहे हैं युद्ध, और कोई वॉर के इक्विपमेंट्स भी ढंग के नहीं है, तो कैसे वो जीतेंगे। उनका मजबूरी है वो, हालांकि वो बहुत ब्रेव हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा निडर बंदे हैं, लेकिन उनको कोई मदद करने वाला नहीं है। नेपाल के राजा भी कहते हैं कि उनको तुम एक काम करो, ब्रिटिशर्स को सरेंडर कर दो, पेंशन पे तुम जी लेना। तो वो हिम्मत हारने वाले बंदे नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ सोगुली, SUGAULI, वो साइन होती है ब्रिटिशर्स और गुरखास के बीच में। सुगौली आपको बता दूं कि ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के इस वक्त, और वहीं पर ये ट्रीटी होती है 4 मार्च 1816 को। तो इस सुगौली की ट्रीटी में जो है नो प्रोविजंस थी। 4 मार्च 1816 में ये बोला गया कि नेपाल को सिक्किम, दार्जिलिंग और कुमाऊं का डिस्ट्रिक्ट, गढ़वाल का डिस्ट्रिक्ट और जितना भी वेस्टर्न टेराई है वो सब छोड़ना पड़ेगा। हालांकि हमारे फ्रेंडली रिलेशंस रहेंगे, ब्रिटिशर्स और नेपाल के फ्रेंडली रिलेशंस रहेंगे। और नेपाल का जो बाउंड्री बना दी गई थी, मेची रिवर से लेकर, मेची रिवर ईस्टर्न बॉर्डर था और महाकाली रिवर जो था वेस्टर्न बॉर्डर था किंगडम का। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये भी बोला कि हम आपको 2 लाख रुपए देंगे हर साल का, जो भी आपका वेस्टर्न टेराई से जो भी रिवेन्यू आ रहा था उसका आप जो है एज ए कंपनसेशन हमसे ले लो, लेकिन आपने जो है बॉर्डर क्रॉस नहीं करना। तो 1814 से लेकर 1816 तक जो किंग ऑफ नेपाल थे वो थे गिरवान युद्ध विक्रम शाह, ठीक है। लेकिन जो ट्रीटी साइन हुई थी वो गैराज मिश्रा, जो कि राजगुरु गैराज मिश्रा नेपाल से थे, और पैरिश ब्रैडशॉ कंपनी के गवर्नमेंट, इन ये दोनों थे ट्रीटी की सिग्नेटरीज। इस ट्रीटी को रेटिफाई करने वाले गवर्नर जनरल थे डेविड ऑटरलोनी, ठीक है। डेविड ऑटरलोनी की ग्रेटेस्ट लेगेसी जो थी वो थी गोरखा का रिक्रूटमेंट इनटू द ब्रिटिश एंड इंडियन आर्मी। तो ये बहुत बड़ा मेजर काम कर रहा था, गोरखास को ब्रिटिश और इंडियन आर्मी में बुलाना डेविड ऑटरलोनी का सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है, ठीक है। 1815 में गोरखास से इतनी लॉयल्टी मिल गई थी कि जो ऑटरलोनी है उन्होंने उनकी बटालियन बना दी थी। और उस टाइम पे लेफ्टिनेंट रूस थे। लेफ्टिनेंट रूस ने जो रेजिमेंट बनाया था उसका नाम था नसीरी रेजिमेंट। नसीरी का मतलब होता है फ्रेंडशिप रेजिमेंट। तो यहाँ से गोरखा रेजिमेंट जो है वो सामने आया था। फिर अभी रिसेंटली क्या है, लड़ाई चल रही है इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर रोड को लेके मानसरोवर की। नेपाल बोलते हैं कि ट्रीटी ऑफ सोगुली के अकॉर्डिंग जो ईस्टर्न एरिया बाउंड्री है महाकाली रिवर से, ठीक है, वो हमारी है। और अब वो जो एरिया है लेकिन इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री कंट्रोल के अंदर है। वो कह रहे हैं कि सुगौली ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये एरिया हमारा है। तो काफ़ी जो है विवाद चल रहा है इन इंडिया और नेपाल के बीच में इस वक्त।
तो अब शुरू करते हैं अपना एंग्लो बर्मीज रिलेशनशिप के बारे में। तो बर्मा जो था 19th सेंचुरी में बहुत फ्री कंट्री था। इन्होंने क्या करा कि 1820 राउंड अहोम, जो बेसिकली असम अब का जो आजकल का जो असम एरिया है, वहाँ पर अहोम डायनेस्टी थी एक तरह से, उन पर इन्होंने अटैक कर दिया और उनको एक्वायर कर लिया, जिसकी वजह से ये लोग ब्रिटिशर्स के बिल्कुल बाउंड्री पे आ गए थे। अब नेबरिंग जो इनके थे वो थे ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स को जब उन्होंने देखा कि यार ये बर्मा वाले लोग जो है ना बहुत ज़्यादा टेरिटरी एक्सपेंड कर रहे हैं, खासकर अपने वेस्ट में जा रहे हैं ये लोग, तो उनको लग रहा था कि यार इनको ना एक्वायर करने की ज़रूरत है। हालांकि बहुत सारे रीजंस थे कि बर्मा को उन्होंने एक्वायर करने की सोची, उन पर उनको अपने अंदर लेने की सोची। तो पहला ये था कि जो एक्सपेंशन हो रहा है बर्मा का वो बंद करना है, इससे हमारा एक्सपेंशन बढ़ेगा, हमारी टेरिटरी बढ़ेगी। साथ में बर्मा के जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे वो भी बहुत अच्छे थे, तो वो भी एक्वायर करने हैं। और ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो एक मार्केट मिल जाती वो भी बढ़िया था बर्मा में, ठीक है। यहाँ से कोस्ट लाइन एरियाज हैं तो ये बढ़िया रहेगा इनको करना। और उसके बाद एक मेजर डर था, वो था फ्रेंच, क्योंकि बर्मा अगर फ्रेंच लोगों के पास आ जाता तो बड़ी मुश्किल से कार्नेटिक वॉर्स में उनको भगाया था, वो फिर से पावर में आ जाते और कुछ ना कुछ फिर उन पे एक तरह से थ्रेट होता। एक ये हो गया, और साथ में साउथ ईस्ट एशिया को कब्जा करना वो बचा था उनके पास। तो ये कई सारे रीजंस थे जिसकी वजह से एंग्लो बर्मीज वॉर हुए थे, और इन दी एंड जो था बर्मा का एनेक्सेशन हो गया था ब्रिटिश इंडिया में 1885 में, ठीक है। अब 3 एंग्लो बर्मीज वॉर हुए हैं। पहला बर्मा वॉर हुआ था 1824 से लेकर 1826 तक, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ येंडाबू जो साइन हुई थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, ये हमें याद रखनी है। उसके बाद सेकंड बर्मा वॉर हुआ था 1852 में, और थर्ड जो हुआ था वो हुआ था 1885 में, जिसके बाद जो है बर्मा जो है अनेक्स कर लिया गया था। तो पहला एंग्लो बर्मी वॉर क्यों होता है? बेसिकली बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं इनके, ठीक है। मेजर रीज़न क्या होता है कि अंग्रेज़ लोगों को चाहिए होता है कि ट्रेड रिलेशन जो है बढ़िया बन जाए बर्मा के साथ, लेकिन वो बना नहीं पाते। तो अब क्या होता है, उनको लग रहा होता है कि यार ये वैसे तो मान नहीं रहे हैं, इनको एक काम करते हैं कि इनके साथ वॉर वगैरह शुरू करके इनको अनेक्स कर लिया जाए। अब वॉर कैसे होएगा? वॉर बेसिकली कोई मुद्दा तो है नहीं, तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स का मुद्दा लेकर जो है वॉर शुरू करा। क्या था, बर्मा जो है वेस्ट की तरफ एक्सपैंड कर रहा था, तो अराकान और मणिपुर इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसकी वजह से असम को थ्रेट था कि भाई असम भी ऑक्यूपाई कर लेंगे और ब्रह्मपुत्र वैली का जो इलाका है वहाँ पर भी ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो ये उन्होंने बोला ब्रिटिशर्स ने कि आपने भाई ये ऐसे कैसे कर लिया, आपने मणिपुर क्यों आपने एक्वायर कर लिया, क्यों ऑक्यूपाई कर लिया आपने। तो बंगाल और बर्मा के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो रहे थे, इसी की वजह से जो है पहला एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था, और ब्रिटिश जो है पूरा आगे तक आ गए थे और इन्होंने रंगून को ऑक्यूपाई कर लिया था, जो कि बहुत ही बड़ी सिटी थी बर्मा की। 1824 मई में जो है रंगून ऑक्यूपाई हुआ था, और 72 किलोमीटर तक वो पहुंच गए थे एवा जो है वहाँ की राजधानी थी। उसके बाद क्या हुआ, 1826 में ट्रीटी साइन हुई, पीस ट्रीटी, कि भाई पीस ट्रीटी साइन कर देते, चलो वॉर को एंड कर दिया जाए। इस वॉर के चलते चलते 13 मिलियन यूरोस का नुकसान हुआ था, और 15,000 सोल्जर जो भारतीय सोल्जर थे उनकी डेथ हुई थी, और कोनबोंग डायनेस्टी जो थी बर्मीज़ की, उनका हो गया था अंत। तो ट्रीटी ऑफ येंडाबू में आपको पता ही है कि भाई अगर ब्रिटिशर जीते हैं तो वॉर इंडेमिनिटी ब्रिटिशर्स ही मांगेंगे, तो 1 करोड़ रुपए की वॉर इंडेमिनिटी मांगी थी बर्मीज़ से। साथ में कमर्शियल ट्रेड करने का वो भी बोला था कि हाँ अब हम ट्रेड करेंगे आपके यहाँ पे, और मणिपुर वापस करो, और असम का आपका जो क्लेम है वो आपको नहीं होगा, असम हमारा ही है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि असम साथ में छाछर और जैंतिया, इस पर अगर आप जो क्लेम कर रहे हो वो आपके नहीं है और अब हमारे हैं, और मणिपुर एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, आपने जो कब्जा कर रखा था वो हटाओ। कमर्शियल ट्रीटी तो हमारी हो ही गई है, और हम एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेंगे अपना एवा में, और आपका जो एनवॉय है वो हम पोस्ट करवाएंगे कलकत्ता में। तो ये सब ट्रीटी हुई थी। मेजर चीज़ ये है कि असम मणिपुर वगैरह जो है इनसे ले लिया गया था, और 1 करोड़ रुपए की वॉर इंडेमिनिटी मांगी गई थी, ये आपने याद रखनी है। और 1826 में हुई थी ये ट्रीटी। अब बात करते हैं सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर के बारे में। तो जैसे कि हमने फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर में देखा ट्रीटी साइन हो गई थी, लेकिन आपको मैंने ये नहीं बताया था कि वॉर जो हुआ था इसमें अंग्रेजों ने स्ट्रेटजी क्या अपनाई थी। ये लोग 3 जगह से गए थे, ये कलकत्ता से गए थे, एक ढाका के नीचे वाला कोई विलेज सा है वहाँ से गए थे, और मतलब लैंड के जरिए तो हो ही गया, और एक मद्रास से पीछे से हमला करा था कोस्टल एरिया से। तो 3 जगहों से इलाका इन्होंने जीता था। अब उसके बाद जो है ये लोग जो है बर्मा में जाके सेटल हो गए, काफ़ी मात्रा में बर्मा में जाकर मर्चेंट जो है ब्रिटिशर्स के
वो सेटल हो गए थे। तो क्यों हुए थे? कमर्शियल ट्रीटी के लिए हुए थे। तो ये चाहते थे कि बर्मा के जो लोग हैं वो इनके मर्चेंट्स के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट करें। अब इनका जो है बर्मा में जो फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बर्मा जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक अपर बर्मा एक लोअर बर्मा। रंगून से ऊपर वाला इलाका बेसिकली अपर बर्मा है और वही इसके अंदर मेन है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया वहीं पर ही थे और काफ़ी अच्छी टिम्बर क्वालिटी जो है वो वहीं पर ही मिलती थी। अब इन मर्चेंट्स को जो है फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज थे बर्मा के, वो इनको एक्सप्लॉइट करने थे। लेकिन जो वहाँ का जो रूलर था वो इनको ज़्यादा घास डालता नहीं था। वो चाहता था कि ये ब्रिटिशर्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहे हमसे। तो मर्चेंट्स कहते हैं कि हम वॉर जीत कर आए तो हमारे साथ कुछ एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट करा जाए। लेकिन ये लोग मान ही नहीं रहे थे। तो ये लोग गए, मर्चेंट जो है जितने भी ब्रिटिश मर्चेंट्स हैं वो सारे गए लॉर्ड डलहौजी के पास। लॉर्ड डलहौजी जो है उनका मेन ये था कि जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल है उस एरिया को एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो कलकत्ता से जो है कई सारी वो आई क्या कहते हैं वार्निंग्स आई बर्मा को कि आपने हमारे ब्रिटिश मर्चेंट्स का ख्याल नहीं रखा, आपने जो है ट्रीटी का उल्लंघन करा है, ये तो गलत है। अब हमें या तो कंपनसेशन करो या तो हमारी ट्रीटी करो। तो ना कोई रिस्पॉन्स आया ना कुछ आया बर्मा के यहाँ से। तो अब जो है ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि वॉर करा जाए। अब जो वॉर शुरू होता है उसकी डेट है 5 अप्रैल 1852, सेकेंड बर्मा वॉर की। इस बार जो है ब्रिटिशर जो है बहुत टेरिटरी एक्वायर कर लेंगे। जो ओनली रिमेनिंग कोस्टल प्रोविंस था बर्मा में वो था पेगू, वो भी इन्होंने ऑक्यूपाई कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। और बर्मा के लोगों ने खासकर बहुत ज़्यादा गुरिल्ला रेजिस्टेंस करा था, गुरिल्ला स्ट्रेटेजी अपनाई थी वॉर को जीतने के लिए। लेकिन ब्रिटिशर्स तो ब्रिटिशर्स हैं, तो ब्रिटिशर्स का अपर बर्मा में भी कंट्रोल आ गया, लोअर बर्मा में भी कंट्रोल आ गया था सेकेंड बर्मा के वॉर से। तो पेगू जो एक आखिरी कोस्ट लाइन बचा था, साथ में मर्तबान जो अब मोटामा के नाम से जाना जाता है, और जो रंगून जो सबसे मेजर पोर्ट था बर्मा का, वो सब ऑक्यूपाई कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। तो भाई बर्मा जो है सेकंड एंग्लो बर्मा वॉर जो है हार चुकी है। लेकिन उसके बाद भी जो है उन्होंने देखा कि यार हमारी इतनी बुरी हार हो गई है, ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, अब हम क्या करें, कैसे करें अब हम सामना। तो क्या होता है कि बर्मीज़ के जो किंग थे वो थे बिंडन की मौत होने के बाद उनके बेटे आए थीबो जो है गद्दी पर नए शासन बने, रूलर बने। अब थीबा जो है शुरुआत से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ हॉस्टाइल रहे हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि अंग्रेज़ हमारी धरती पर आए हुए हैं, हमें पसंद ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो ब्रिटिश के जो मर्चेंट थे जब रंगून में थे और लोअर बर्मा में थे बेसिकली, वो बहुत कंप्लेंट करते थे थीबो के बारे में कि यार ये जो है हमें सौतेली माँ जैसा ट्रीटमेंट करता है, ये हमारे साथ अच्छे व्यवहार भी नहीं करता, ना हमारे साथ कोऑपरेट करता है, ठीक है। तो वो जो है और खासकर ये गुस्सा तब आया कि जो थीबो है वो कमर्शियल ट्रीटीज कर रहा है, मतलब व्यापार कर रहा है नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, फ्रांस के साथ कर रहा है, जर्मनी के साथ कर रहा है, इटली के साथ कर रहा है। ये तो बड़ी गलत बात है। तो फ्रेंच ने क्या करा, एक जगह है मेंडले नाम की, अब जो है वो म्यांमार में है, उन्होंने क्या करा कि वहाँ से रेल लिंक बनाने की कोशिश करी अपनी फ्रेंच टेरिटरी तक। और उस टाइम पे क्या था, ब्रिटिशर्स का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था फ्रेंच के साथ निगर में, इजिप्ट में और मेडागास्कर में। और साथ साथ बताओ भाई हमारा इनसे युद्ध चल रहा है और ये इनके साथ दे रहे हैं, ठीक है, ये इनको रेल लिंक बनाने दे रहे हैं, ये इनको कमर्शियल ट्रीटीज कर रहे हैं। तो एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, मतलब एक तरह से टिम्बर कंपनी थी वहाँ पर। तो थीबो ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, वो भी बड़ी ह्यूमिलेटिंग सैंक्शंस थी। ये क्या बात की सैंक्शन लगा दी। तो लॉर्ड डफरिन जो थे उनको बड़ा ज़्यादा गुस्सा आया, उन्होंने बोला कि यार अब ये तो बहुत गलत है, ये कैसे कर रहे हैं लोग। तो वो उन्होंने कर दिया इन्वेजन और अब करा थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर। और उस टाइम पे पूरा का पूरा बर्मा, अपर बर्मा भी हो गया, लोअर बर्मा भी हो गया। 1885 में पूरा बर्मा उन्होंने एनेक्स कर लिया। लेकिन वॉर जो है इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हुआ था। ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गुरिल्ला वॉरफेयर जो है झेलना पड़ा था। गुरिल्ला वॉरफेयर में बेसिकली क्या है, जंगलों में छुप छुप के वॉर करते हैं, पेड़ों पे चढ़ जाते हैं, चाकू घोंप देते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स की जान गई है इसमें भी। लेकिन जो है एंड में जो है ब्रिटिशर्स के पास ही आ जाता बर्मा। अब उसके बाद क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट जाग जाती है बर्मा में, और बर्मीज़ के जो नेशनलिस्ट हैं वो हाथ मिला लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से और फिर आज़ादी की जो लड़ाई लड़ते हैं। उसके बाद जो है लिंक जब वीक हो जाता है, बर्मा जो है इंडिया से सेपरेट हो जाता है 1935 में। और बर्मीज़ जो है उनकी नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है और इंटेंसिफाइड हो जाती है जब यू ऑन्ग सैन आ जाते हैं, UAUNG ऑन्ग SAN, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आते हैं। और फाइनली जो है बर्मा को इंडिपेंडेंस मिल जाती है 4 जनवरी 1948 को, ठीक है। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ये 1935 में आते हैं और उसके बाद जो है लिंक उनके साथ टूट जाता है। उसके बाद दोबारा इनकी जो नेशनल मूवमेंट है वो और इंटेंसिफाइड हो जाती है
कब, यू सॉन्ग के टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, और 4 जनवरी 1948 को फाइनली बर्मा को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। तो ये हो गया हमारा एंग्लो बर्मीज रिलेशन। अब बात करते हैं हम एंग्लो तिब्बतियन रिलेशनशिप के बारे में। अगर अब तिब्बत की बात करते हैं तो तिब्बत को रूल कर रहे थे बुद्धिस्ट के जो मॉन्क्स थे, बेसिकली लामास जो थे वो रूल करते थे तिब्बत को। अब इनके जो लामास थे ये बहुत इंटेलेक्चुअल्स थे, तो जब ये रूल कर रहे थे तो रूलिंग बाय इंटेलेक्चुअल ये होता है थियोक्रेसी, ठीक है। अब चाइना में अगर देखें, चाइना में एक डायनेस्टी थी किंग डायनेस्टी का जो रूलर्स थे उनका बड़ा प्रभाव होता था तिब्बत पे, थोड़ा सा मतलब इन्फ्लुएंस होता था, लेकिन फिर भी जो तिब्बत के जो रूलर्स थे वो ऑटोनॉमसली रूल कर रहे थे अपने एरिया को। ये भी देखा जा रहा था कि जो रशिया है, रशिया भी बार बार धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस कर रहा है तिब्बत में। तिब्बत की जो मेन कैपिटल है ल्हासा, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, और चाइनीज़ की जो सुजरेनिटी है तिब्बत के ऊपर वो अब इनफेक्टिव है। ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश करी कि अपने फ्रेंडली और कमर्शियल रिलेशन जो है तिब्बत के साथ करे, लेकिन वो कुछ खास और जो है रिजल्ट ला नहीं रहे थे। इतना एक तरह से डेडलॉक बन गया था। जब लॉर्ड कुर्जन आए थे, तब जब उन्होंने इंडिया में ट्रैवल करा था, तो उनके टाइम तक तो बिल्कुल डेडलॉक हो गया था कि कोई लगता नहीं है कि कोई कमर्शियल या कोई फ्रेंडली रिलेशंस बनेंगे इनके साथ। कई सारी रिपोर्ट्स ये आई थी कि जो रशिया है, रशिया अपने आर्म्स एंड एम्यूनेशन जो है तिब्बत में भेज रहा है, और लॉर्ड कर्जन को लगा कि भाई अगर ये ऐसा हो गया तो हो सकता है कि हमारी टेरिटरी पर भी कब्जा करा जाएगा इनके द्वारा। तो फिर क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन अलार्म हो गए और उन्होंने क्या करा, एक छोटा गोरखा अपना कंटिजेंट है वो मतलब एक तरह से टुकड़ी भेजी गोरखा लोगों की, और उनके कर्नल जो है योंगू हस्बैंड उनका नाम था, यंग हस्बैंड बेसिकली ये नाम था, वो स्पेशल मिशन के लिए गए कि तिब्बत को जाएं और उन तिब्बतियंस को बोलें कि एक एग्रीमेंट कर लेते हैं हमारे बीच अपने आपस में। तो तिब्बतियंस क्या करते हैं कि तिब्बतियन रिफ्यूज़ कर देते हैं और बोलते हैं कि हम आपको नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस करेंगे, आप मत आओ। हालांकि रशिया ने पहले बोलते थे कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम आपके ऊपर अटैक करेंगे या फिर तिब्बत को अनेक्स कर लेंगे, लेकिन फिर भी जो है लॉर्ड कर्जन जो है रुके नहीं। उनके माइंड में था कि यार हो सकता है कि रशिया जो है कुछ और सोच रही हो और ऐसा ना हो, जबकि उन्होंने बोला कि यार बिना लड़ाई वड़ाई करके हम झगड़ा सुलझा सकते हैं, मान जाओ आप, लेकिन नहीं। यंग हस्बैंड जो है उन्होंने अपना रास्ता निकाला और ल्हासा तक वो पहुंच गए अगस्त 1904 में, और दलाई लामा वहाँ से उड़ गए, मतलब निकल गए यहाँ से। दलाई लामा जो है एक तरह से कम्युनिटी है, ठीक है। अब ट्रीटी ऑफ ल्हासा साइन होती है 1904 के अंदर। तो यंग हस्बैंड ने जो है ट्रीटी की शर्तें बताई तिब्बतियन के ऑफिशियल्स को। वो ऐसी थी कि तिब्बत जो है वो एक तरह से इंडेमिनिटी पे करेगा 75 लाख रुपए एट द रेट ऑफ 1 लाख रुपये पर एनम। भाई हर साल 1-1 लाख रुपए देना है और 75 लाख रुपए तक उन्होंने जमा करवाने हैं। तो भाई पैसे जमा कराओ और हम आपकी चुम्बी वैली जो है बेसिकली नाथुला पास के आगे जाके आप चुम्बी वैली देख सकते हो, तो वो हम जो है एक्वायर कर लेंगे एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट। 75 साल तक आपकी चुम्बी वैली जो है हमारे पास रहेगी, और जब आप पैसा दे दोगे तब हम देखेंगे इसका क्या करना है। फिर उसके बाद जो है आप जो तिब्बत लोग हो, आप सिक्किम के फ्रंटियर को रिस्पेक्ट करोगे, और उसके बाद जो है ट्रेड हम ओपन रखेंगे यातुंग तक, गिनात्से तक और गरतोक तक। ये बेसिकली एरियाज़ हैं तिब्बत में। और आप जो हो, आप लोग ना ही रेलवे, ना ही रोड, ना ही टेलीग्राफ, किसी भी तरीके से कोई कंसेशन ग्रांट नहीं करोगे किसी भी फॉरेन स्टेट को। बट आप जो हो ब्रिटेन को हमको आप जो हो फॉरेन अफेयर्स का कंट्रोल करने दोगे, हम आपके फॉरेन का अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल करेंगे हम, ठीक है। कुछ शर्तें और भी थी, जैसे कि कोई भी तिब्बतियन टेरिटरी का पोर्शन जो है ना ही वो सीड करा जाएगा, ना ही सोल्ड करा जाएगा, ना ही वो लीज करा जाएगा, ना ही वो मॉर्टगेज करा जाएगा किसी भी फॉरेन पावर को, ठीक है। उसके बाद तो ये भी बोला गया था कि कोई पावर जो है परमिट नहीं होगी तिब्बतियन अफेयर्स में इंटरवीन करने के लिए किसी को भी, और ना ही आप कोई रिप्रेजेंटेटिव, ना ही कोई आप एजेंट किसी भी फॉरेन पावर का एडमिट करोगे अपने एरिया में, तिब्बत में, ठीक है। और साथ साथ ये भी जो मैंने आपको बोला था 75 लाख रुपए वाली बात, तो क्या हुआ कि सेक्रेटरी जो है स्टेट का बेसिकली तिब्बत का, उन्होंने कोशिश करी मनाने को कि सर इतने पैसे तो हम नहीं दे पाएंगे, तो 75 लाख से आते आते 25 लाख तक कर दिया, और फिर जो है इवैक्यूएशन करवा दी चुम्बी वैली का 3 साल तक। और जो वैली जो है उसके बाद फिर पूरी की पूरी एक्चुअली इवैक्यूएट हो गई थी जनवरी 1908 में, और उसके बाद चाइना ने उसको गेन कर लिया है। अब चाइना के पास है चुम्बी वैली।